हेलो डियर स्टूडेंट्स, सिंस मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए मिड टर्म 2024-25 का जो क्वेश्चन पेपर था तो उसमें से मैंने प्रीवियसली आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करके दिखाया था। यानी मैं आज आप लोगों के लिए इसका पार्ट 4 बनाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 को सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से, उसके बाद इसको करने का कोशिश करते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2p + 1 x² - 7p + 2x + 7p - 3 हैज़ इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखा है और जो यहाँ पे p है देख रहे हो ना आप लोग, इस p का वैल्यू निकालना है। यानी p का कौन सा वैल्यू के कारण इस इक्वेशन का क्या होगा, दो इक्वल रूट्स होगा। और इक्वल रूट्स का मतलब जो x का वैल्यू निकल के आएगा बाद में सॉल्व करने के बाद वो दोनों इक्वल होगा, सेम होगा। तो मैंने ये तो आप लोगों को समझाया था। जैसे चैप्टर 3 में चैप्टर 4.3 जो है वहाँ से इस क्वेश्चन को दिया गया है। बट ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के बुक में तो है ही नहीं, तो कैसे करोगे? दिक्कत में तो पड़ोगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ कि क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो बट फॉर्मूला जो है वो सेम ही होगा, टेक्निक जो है वो सेम ही होगा। उसी टेक्निक एंड फार्मूला को अप्लाई करके आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो इक्वल रूट्स का बात कहा है, यानी इक्वल रूट्स कब होगा? जब डी का वैल्यू जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसका वैल्यू इक्वल टू बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो उसके हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और जब भी हम लोगों को डी का फॉर्मूला लगाना होता है, दैट इज b² - 4ac का फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है तो हम लोग को ए बी सी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में देखो ए का वैल्यू कितना है सर, मैं लिख लेता हूँ, अच्छे से देख लो। क्वेश्चन नंबर 17 हियर ए का वैल्यू क्या है सर, 2p + 1 है, बिकॉज x² के साथ रहेगा ना। तो लिखो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू दैट इज आपका है 2p + 1। देन सर बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी का वैल्यू आ जाएगा सर ब्रैकेट के बाहर देखो ध्यान से, -1 है ना। तो इस माइनस के साथ हम लोग क्या करेंगे, 7p + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, -7p के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -7p आ जाएगा। देन माइनस प्लस में सर माइनस हो जाएगा, माइनस क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो b का वैल्यू आ गया -7p - 2। इज दैट क्लियर? ओके सर। देन c का वैल्यू क्या आएगा सर, c का वैल्यू आ जाएगा 7p - 3। तो बैठा दो यहाँ पे, दैट इज 7p - 3 बैठा दिया। ए बी सी का वैल्यू निकाल लिया मैंने यहाँ से। इसके बाद ठीक है, इसके बाद मुझे क्वेश्चन का ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट करूँगा बिकॉज इक्वल रूट्स निकालना है, वो भी p का वैल्यू निकालना है ना। सो फॉर इक्वल रूट्स कंडीशन क्या था सर, d मस्ट बी इक्वल टू 0। क्या था सर, d मस्ट बी इक्वल टू 0। अभी ध्यान से देखना d को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज d इज इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो कहाँ से आया ये वाला वैल्यू, दैट इज d का वैल्यू कहाँ से आता है b² - 4ac से हम लोग क्या कर सकते हैं, d को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया b² - 4ac। इसके बाद अभी क्या करना है सर, अभी तो आराम से बिंदास फार्मूला बैठाना है। यानी फार्मूला का वैल्यू बैठाना है। तो b² का वैल्यू कहाँ से आएगा सर, यहाँ से आएगा। तो इसको हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, दैट इज 7p - 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। देन माइनस था, माइनस दो, 4 था, 4 का वैल्यू बैठा दो फॉर्मूला से। ए का वैल्यू कितना था सर यहाँ पे, 2p + 1। तो इस इक्वेशन का 2p + 1 बैठा दो, मल्टीप्लाई में है सभी, ब्रैकेट में जितना भी है सभी मल्टीप्लाई में है। देन इसके बाद आपका सी का वैल्यू था ना, सी का वैल्यू कितना था सर, 7p - 3 था, बैठा दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0 के बराबर। अभी इसको आराम से सॉल्व करो। अभी सर हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज आपका a - b होल स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान से देखो,
ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? पहले तो ए का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ए का वैल्यू आएगा वो अलग है और यहाँ पे जो ए का वैल्यू है वो अलग है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज विद दैट। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? -7p, तो ए स्क्वायर, बिकॉज मैं यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। देन फॉर्मूला के हिसाब से माइनस था, -2, देन क्या आता है सर? 2 आता है, राइट। 2a, ए का वैल्यू कितना आएगा सर? -7p आएगा, तो बैठा दो -7p। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे जो ए का वैल्यू है और बी का वैल्यू है वो अलग है, और यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ए और बी का वैल्यू अलग है, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर -2a, ए का वैल्यू मैंने बैठा दिया। देन क्या बैठाना है सर आपको, बताओ सर? बी का वैल्यू यहाँ पे बैठेगा आपका +2। नाउ +2 कहाँ से आ गया सर? यहाँ पे तो माइनस था, तो यहीं पे आप लोग गलती कर देते हो डियर स्टूडेंट्स। जब भी ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हो, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो जैसे क्वेश्चन में ए माइनस बी रहता है, इसका होल स्क्वायर करना होता है ना, तो यहाँ पे जो -b दिख रहा है ना, ए इसका वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बी ही क्या होगा, इसका वैल्यू होगा, नॉट माइनस। और ए का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या था सर? -7 पहले था ना, इसलिए यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? -7, जो मैंने लिखा है पी, वो होगा ए का वैल्यू। और बी का वैल्यू हो जाएगा क्या सर? यहाँ पे 2 होगा, सिर्फ 2, नॉट -2। तो आप लोग गलती मत कर देना कि यहाँ पे सर बी का वैल्यू -2 है तो हम लोग यहाँ पे -2 बैठाएंगे, इट्स नॉट दैट, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ में गलती मत करना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस माइनस को नहीं पकड़ते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिर्फ 2 आ जाएगा। इज़ दैट ओके? समझ में आ गया फॉर्मूला का चीज़? तो +2 दैट इज ए स्क्वायर -2ab, अभी क्या आ जाएगा सर? प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के जगह में क्या बैठाओगे सर? बी स्क्वायर के जगह में बैठाओगे आप 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या लिखा है? माइनस लिखा है क्या? माइनस था, माइनस तो था यहाँ पे, बट माइनस लिखा है क्या? नहीं, बिकॉज फॉर्मूला को ऐसे ही बनाया गया है कि यहाँ से इसका माइनस नहीं लेना है। क्लियर? ओके सर। इसके बाद -4 के साथ हम लोग पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2b + 1 को। तो करते हैं सर, -4 2 जा 8p आ जाएगा, राइट। देन -4 के साथ +1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर प्लस माइनस में -4 आ जाएगा, और बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 7p, -3 को हम लोग बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। लिख दिया, इतना तक इक्वल टू 0 था तो 0 बैठा दो। इसके बाद सॉल्व करो पहले। -7p का इसको अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? +49p स्क्वायर बन जाएगा। देन माइनस में प्लस 2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा क्या हो जाएगा सर? 28p आ जाएगा। देन प्लस क्या हो जाएगा? 4, दैट इज 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। इसके बाद अभी क्या करना है सर? कैसे करें? सो ध्यान से देखो, यहाँ पे -8p -4 दोनों ही ब्रैकेट के बाहर है। किसके बाहर है सर? 7p -3 के बाहर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार -8p से 7p और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर से -4 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखो, -8p के साथ अगर 7p को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस में -56 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? p स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया? देन -8p से इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस में सर प्लस 24p बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो 8p से -8p से मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया। अभी -4 से मल्टीप्लाई करो, -4 के साथ 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो सर 28p था तो p बैठ जाएगा। देन -3, -4 के साथ -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में प्लस 4 3 ज़ा 12 इक्वल टू 0। इतना तक समझ में आया? आई होप डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा है। और कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से कह रहा हूँ, दैट इज a - b होल स्क्वायर का जब फॉर्मूला लेते हो उसके वक्त, उस वक्त आप लोगों को जो फॉर्मूला का जो माइनस होता है, जो मैंने दिखाया यहाँ पे जो मतलब माइनस होता है उसको नहीं पिक करना होता है, जो b के पहले माइनस रहता है। इज दैट क्लियर? समझ लो अच्छे से, नहीं तो आप लोग फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद सर सॉल्व करते हैं आराम से। कैसे करोगे सर सॉल्व?
अरे ध्यान से देखो ना, यहाँ पे 49p² है, यहाँ पे -56p² है, दोनों चीज़ सेम है ना। तो -56p² से अगर +49 चला जाएगा तो क्या रह जाएगा सर, -7p² रह जाएगा। ठीक है, हो गया इतना तक। और यहाँ पे देखो +28p है और यहाँ पे -28p है सर, इन दोनों को काट दीजिए ना डायरेक्ट। तो काट देते हैं, बिकॉज प्लस माइनस अपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों को कैंसिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो इन दोनों को तो मैंने ले लिया, 49p² और -56p² का मैंने करके दिखाया, कितना आया 7p² आया। इसके बाद हम लोग लिख लेंगे +24p लिख लेंगे, जो बाकी था वही लिखेंगे। देन सर प्लस यहाँ पे 12 है, यहाँ पे सर आपका 4 है, तो +12 +4 करने से आ जाएगा सर 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा आप लोगों को पता है कि सर पहले माइनस नहीं रहता है, तो इसीलिए सर क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज -7p² + 24p + 16 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि इसको हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर सके, और इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, बट दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी ध्यान से देखो, ए माइनस के साथ 7p को मल्टीप्लाई करोगे तो सर माइनस माइनस में +7p² हो जाएगा। देन माइनस के साथ 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो सर क्या बन जाएगा, प्लस माइनस में -24p बन जाएगा। देन माइनस के साथ +16 को मल्टीप्लाई करोगे तो सर कितना बन जाएगा, -16 बन जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ ये आपका हो गया कौन सा चीज़ डियर स्टूडेंट, ये बन गया आपका व्हाट, बताओ थोड़ा। ये हो गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया ना। अभी इसको आप लोग क्या करो, अगर आप लोग चाहो तो मिडिल टर्म से तोड़ो, यानी फैक्टराइजेशन से तोड़ो, या फिर आप लोग का मर्जी, इसको आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन सिखाया हो ज़्यादातर टाइम, तो इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से करूँगा। कैसे करोगे सर फैक्टराइजेशन मेथड से, मुझे भी पता नहीं कैसे करना है। अभी फैक्टराइजेशन मैंने आप लोगों को सिखाया है, पहले क्या करना है सर, 7p के साथ 7p² के साथ -16 को मल्टीप्लाई करना है। तो करने से कितना आएगा सर, 112 आएगा। तो ये रफ में लिख देता हूँ मैं, आप लोगों को लिखना नहीं है, जस्ट हाँ लिख सकते हो एग्ज़ाम में भी, बट टाइम वेस्ट मत करो अगर डायरेक्ट आता है तो 7p के साथ -16 को मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा सर, 112 आ जाएगा। इज़ दैट ओके? मैं दिखाई देता हूँ, 7p के साथ स्क्वायर के साथ इंटू करना है 16 को, तो करने से क्या आ जाएगा सर, 112p² आ जाएगा। अभी इसका फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज के टाइम में नॉर्मली हम लोग क्या नहीं करते, वेरिएबल को कंसिडर नहीं करते, तो छोड़ो इसको छोड़ के डायरेक्ट देखो तोड़ लेते हैं। 2 से तोड़ेंगे तो सर 56 आ जाएगा, दिखाई तो दे रहा है राइट, ओके। देन फिर से 2 से तोड़ो तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। फिर से तोड़ो 14, 2 से तोड़ने से 7। तो यही यहाँ पे फैक्टर कितना है सर, 1 2 3 4 5। तो इन पांचों फैक्टर का यूज़ करके अभी हम लोग को क्या करना है सर, बीच वाला जो -24p है उसको बनाना है। और कैसे बनाएंगे सर, सिंपल सी बात है, मैंने सिखाया था आप लोगों को, ऐसा संख्या निकालो प्लस माइनस करने से घूम फिर के यही आना चाहिए राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। 2 है ना, 2 यहाँ पे ए भी 2 है, ये 2 है, तो 2 × 2 कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अभी बाकी रहा कितना, 2 1 2 3, तो जो बाकी रहा उसको लिखो 2 × 2, और बाकी रहा 7, तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा सर, 2 2 जा 4, 4 2 जा, आई होप दिखाई नहीं दे रहा था, 4 2 जा 28 हो जाएगा। अभी मुझे बताओ 28 से क्या मैं माइनस अगर 4 करता हूँ तो मेरा यहाँ पे 24p नहीं आएगा क्या, आएगा ना सर, बट कैसे आएगा डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा -28 और यहाँ पे हो जाएगा +4, बिकॉज -28 से +4 जाएगा तभी तो यहाँ पे -24p आएगा। ये समझ में आ गया? आपको साइन देख के यूटिलाइज करना है, कैसे बनाना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूँगा सर, -28p लिखूँगा, और प्लस में क्या लिख दूँगा सर, 4p। क्यों मैंने प्लस में 4p लिखा, बिकॉज मैंने बताया है कि इन दोनों को प्लस माइनस करने से प्रीवियस वाला टर्म घूम के आना चाहिए। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, -28p से अगर 4p चला जाएगा तो कितना आएगा सर, 24p आ जाएगा। आ रहा है ना, ओके सर आ रहा है। देन लास्ट में 16 था, लिख दो आराम से, 16 =
0। हो गया इतना काम तमाम। इसके बाद तो सर आप लोगों को पता ही है कि क्या करना होता है डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ डोंट नीड टू राइट इट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, ये सब अंडरलाइन मत लिखना, करना मत, समझाने के लिए। तो अभी मुझे बताओ 7p² और -28p के p में क्या सेम है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। सर अगर ध्यान से देखो यहाँ पे 7 है, अगर 7 का टेबल पढ़ते हैं तो 7 आता है, 7 का टेबल पढ़ने से 28 भी आता है। तो हम लोग 7 को कॉमन ले सकते हैं बिकॉज 7 दोनों संख्या को डिवाइड कर रहा है। कॉमन का मतलब ही होता है डिवाइड करना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे p² था और यहाँ पे भी p है, तो हम लोग सर 7p को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। ले लिया, तो अभी यहाँ पे p² था और 7 था, मैंने तो 7 भी ले लिया p भी ले लिया, लेकिन यहाँ पे p² था यानी 2p था, तो एक ही लिखा है ना, तो बच गया सिर्फ एक। देन माइनस 7p से अभी 28p को डिवाइड करो, कितना हो जाएगा सर, टेबल पढ़ो, डिवाइड मतलब टेबल पढ़ो। 7 4 जा कितना होता है 28 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज़ 4 आ जाएगा। यानी अब फिर से देखो, अभी अगर चेक करना है आपका सम सही है कि गलत है, तो 7p के साथ p को मल्टीप्लाई करोगे तो 7p² आ जाएगा, 7p के साथ -4 को मल्टीप्लाई करोगे तो घूम फिर के यही आ जाएगा। और सेकेंड ब्रैकेट में तो आप लोगों को पता ही है मिडिल टर्म के अनुसार सेम चीज़ आएगा, दैट इज़ 4p -16 आ जाएगा। सॉरी, क्या मैं बता रहा हूँ, यही चीज़ आएगा ना, दैट इज़, अरे यार, सेकेंड ब्रैकेट में भी आपको क्या आना चाहिए सर, p -4 आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, p -4, तो ये p -4 लिखा है मैंने, ध्यान से देख लेना। लेकिन यहाँ पे p -4 कहाँ से आएगा सर, यहाँ से यहाँ पे जो p -4 है ये आएगा आपका यहाँ से। अभी मुझे बताओ इन दोनों में क्या चीज़ लेने से, इन दोनों में से कौन सा चीज़ लेने से आपका पहले यहाँ पे p आएगा। यहाँ पे 4p दिख रहा है ना, तो 4p से अगर सर मैं 4 को हटा दूँ, यानी मैं 4 को अगर बाहर लिख दूँ तो क्या बन जाएगा सर, ये सिर्फ p बन जाएगा। और 4 से हम लोग 16 को भी डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो 4 से अगर हम लोग 16 को डिवाइड करेंगे तो सर 4 4 जा क्या होता है 16 होता है ना, तो इसलिए तो माइनस बैठा है यहाँ पे। चेक करो, 4 के साथ p को मल्टीप्लाई करोगे तो 4p, +4 के साथ -4 को मल्टीप्लाई करोगे तो सर -16 आ जाएगा, आ रहा है ना, यानी सही बन रहा है, इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करना है सर, सही तो बात समझाया था सर अपने, जो बाहर वाला है उसको अंदर ले लो, दैट इज 7p + 4 ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, और दोनों ब्रैकेट में सेम है, p -4 है, तो कोई एक पिक कर लो, हो गया। इसके बाद सर रूट्स निकालना था ना 2, यानी p का वैल्यू निकालना था, तो निकालते हैं आइदर और करके, आइदर एक बार करेंगे और एक बार करेंगे। तो पहले लिखेंगे 7p + 4 = 0। इसको अगर सॉल्व करोगे, आप लोगों को p का वैल्यू चाहिए, तो p लिखो यहाँ पे, +4 था, साइड चेंज करने से -4 हो जाएगा, और 7 के साथ p मल्टीप्लाई में था तो साइड चेंज करो तो p के साथ 7 मल्टीप्लाई के फॉर्म में था तो 7 नीचे आ जाएगा डिवाइड के फॉर्म में। तो एक का वैल्यू कितना हो गया, p का वैल्यू अगर हम लोग बोल सकते हैं एक p का वैल्यू हो सकता है -4/7, और सेकेंड वाला चेक करते हैं -p -4 था =0, p का वैल्यू निकालना है तो p = साइड चेंज कर दो 0, क्या आ जाएगा, माइनस था, साइड चेंज करने से +4 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं अगर p का वैल्यू -4/7 या फिर 4 हो तब क्या कर सकते हैं सर, तब ये जो पूरा इक्वेशन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स होगा, यानी दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। जब हम लोग क्या निकालते हैं x आइदर और करके आपका x का वैल्यू निकालते थे, तो अगर इस इक्वेशन में अगर हम लोग p का वैल्यू बैठा है दैट इज़ -4/7, या फिर आपका 4 सिर्फ 4 बैठा है, बैठाने के बाद अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 इक्वल रूट्स मिलेगा, यानी 2 समान क्या होगा, जो x होगा आइदर और करने के बाद x का वैल्यू आएगा वो दोनों इक्वल होगा। आई होप समझ में आ गया, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर से मैं कह रहा हूँ, ध्यान में रखना, आप लोग जब a-b² का फॉर्मूला अप्लाई करते हो तब b का वैल्यू यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, दैट इज a-b होता है, राइट, इसका होल स्क्वायर होता है, तो इसको हम लोग इसका जो माइनस है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। यहीं पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं और यहीं पे गलत हो जाता है। तो चलिए अभी ए वाला तो हो गया, नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18,
एक क्वेश्चन भी बच्चे लोगों का दिमाग खा गया एग्जाम में, बिकॉज ये क्वेश्चन भी आप लोगों का बुक में नहीं है, बट डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को कॉन्सेप्ट टेस्ट किया जाएगा कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है कि नहीं एग्ज़ाम में। तो इसीलिए ये भी क्वेश्चन समझ लो। एपी मैंने आप लोगों को समझाया है, जहाँ पे हर दो टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस होता है, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होगा, हमेशा सेम होता है। यही चीज़ आपको याद रखना है, साथ में फॉर्मूला। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे के रखा है, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, यानी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल तो आप लोगों को पता ही है राइट, कोई भी ट्राइंगल ले लो। तो एक ट्राइंगल है जिसका जितना भी सारा एंगल है वो क्या है, एपी के फॉर्म में है। एपी के फॉर्म में मतलब आप सभी को पता है सर, ट्राइंगल का तीनों एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है राइट। कितना होता है, 180 होता है तीनों एंगल का सम, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, तीन एंगल्स होता है ना राइट, तीन एंगल का सम कितना होता है, अगर हम लोग तीनों एंगल का जो वैल्यू है उसको अगर जोड़ते हैं तो 180 आता है। तो अभी क्वेश्चन में कह दिया कि इस ट्राइंगल का जितना भी एंगल है वो एपी के फॉर्म में है। एपी के फॉर्म में मतलब जैसे मैंने सिखाया था ना आप लोगों को, पहला टर्म अगर 2 है तो सेकेंड टर्म अगर 4 है तो नेक्स्ट टर्म कितना होना चाहिए सर, 6 होगा। और कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी 2 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना होगा सर, 2 होगा। एंड 4 एंड 6 के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए सर, 2 होना चाहिए। यही तो मैंने आप लोगों को समझाया था। तो अभी इसी चीज़ को क्वेश्चन में घुमा के ट्राइंगल बना के इन्होंने दे दिया है। तो तीन एंगल है, अगर पहला वाला एंगल का वैल्यू मैं अगर पकड़ लेता हूँ, सपोज पकड़ लो, पहला वाला एंगल का वैल्यू अगर आपका 40 है, एक एंगल का वैल्यू 40 है, तो दूसरा क्या होगा सर, 60 होगा, और तीसरा क्या हो जाएगा सर, 80 होगा। कुछ समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो तो सर, अभी मैंने समझाया था ना, यही होगा इसका पॉसिबल आंसर, मुझे पता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल को भी ध्यान में रखना है, तीनों एंगल को जोड़ने से 180 होना चाहिए, और साथ में जो एंगल्स देके रखा है वो एंगल एपी में होना चाहिए। तो एपी में कब होगा तीनों एंगल, जब देखो 40 और 60 के बीच में अगर ध्यान से देखो तो डिफरेंस कितना का है सर, 20 का है। देन अगेन 60 एंड 80 के बीच का डिफरेंस कितना है सर, 20 का है। तो तभी तो क्या बनेगा, अभी आप इसको जोड़ते हो, अगर इन तीनों एंगल को जोड़ते हो, 40 + 60 करने से आपका 100 आएगा, और 100 + 80 करने से कितना आएगा, घूम फिर के 180 आएगा। तो क्वेश्चन आया तुम लोगों को समझ में आ गया आप लोगों को कि कैसे एक ट्राइंगल का तीनों एंगल एपी में होता है। तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही तीन आएगा, दैट इज 40, 60 और 80। तो अभी इसको सॉल्व करके देखते हैं। उससे पहले क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ लेते हैं, बिकॉज कंप्लीट पढ़ना क्वेश्चन को बहुत ज़रूरी है। द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। तो क्वेश्चन में कह दिया है जो सबसे बड़ा एंगल होगा ना, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे पकड़ लिया सबसे बड़ा एंगल कौन सा, 80 है। ये जो बड़ा एंगल है किसका होगा, ट्वाइस द लीस्ट। अभी बताओ इन चारों एंगल में से सबसे छोटा कौन सा है सर, ये वाला एंगल है ना, है कि नहीं, सबसे छोटा वाला एंगल। तो छोटा वाला एंगल के तुलना में बड़ा वाला एंगल क्या है, इसका 2 गुण है। तो 40 का 2 गुण कितना होता है, 80 होता है ना। तो इन्होंने ये क्वेश्चन में कह दिया कि द ग्रेटेस्ट एंगल यानी 80 डिग्री वाला एंगल क्या होगा, इज ट्वाइस द लीस्ट। जो छोटा एंगल है 40 का, इसका 2 गुण हो गया ना, 40 × 2 करने से कितना आता है, 80 आता है। तो ये हो गया। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो अभी हम लोगों को क्या करना होगा, इसी ट्राइंगल का सभी एंगल को निकालना है, और आंसर में वही आएगा, 40, 60, 80 आएगा। लेकिन कैसे करोगे, बात वही बात है। तो सर कोई बात नहीं, जब तक हम हैं तो आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे, आराम से करवाएंगे, प्यार से करवाएंगे, डांट के करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर जोक सपाट, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे थे राइट, ओके। तो हम लोगों को क्या बेसिकली यहाँ पे कोई एंगल का बारे में पता था कि कौन सा एंगल का वैल्यू क्या होगा, नहीं होगा, नहीं पता है। तो हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट द 3 ये डबल ही है, 3 एंगल्स बी। अभी बताओ कैसे पकड़ोगे सर, सबसे छोटा वाला एंगल। उससे पहले मैं तीनों एंगल को क्या करता हूँ सर, मैं पकड़ लेता हूँ, बेसिकली एक एंगल पकड़ लेता हूँ आपका, कितना पकड़ूँ, चलो हम लोगों को पता है नॉर्मली हम लोग टर्म के हिसाब से
जो एपी सीरीज में होता है हम लोग क्या पकड़ते हैं सर, ए बी सॉरी जितना भी टर्म होता है A1 A2 A3 ऐसे करके पकड़ते हैं ना, तो हम लोग पकड़ लेंगे कि यहाँ पे जो पहला वाला एंगल है वो हो जाएगा हम लोगों का ए। तो ए होगा पहला एंगल, तो सबसे छोटा अगर एंगल होगा वो क्या होगा, ए से छोटा होगा, राइट। तो ए माइनस क्या कर देंगे यहाँ पे छोटे वाले एंगल के लिए डी हो जाएगा। ना क्यों डी होगा सर, बिकॉज अभी ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, मैंने यहाँ पे तो लिखा है आप लोगों के लिए, पकड़ लो ए का वैल्यू निकल के आया है 60, ए का वैल्यू कितना निकल के आया 60 आया, तो इससे भी छोटा वाला एंगल कौन सा होगा 40 डिग्री का होगा। और 40 डिग्री कब आएगा, जब हम लोग 60 से 20 को माइनस करेंगे तभी ना। इसलिए तो मैंने, अगर ए का वैल्यू मेरा है 60 तो छोटा वाला क्या होगा 60 से माइनस डी, यानी 20 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा। इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है छोटे वाले एंगल को इंडिकेट करने के लिए। आई होप समझ में आ रहा है। ओके, अगर नहीं आया तो बैक करो। अगर इसका वैल्यू 60 होता है तो इससे छोटा वाला क्या होगा ए माइनस डी, यही तो होता है ना एपी में। और सबसे बड़ा वाला क्या हो जाएगा सर, सबसे बड़ा वाला होगा ए के, ए से क्या होगा, अगर ए बीच का वाला सपोज पकड़ लो लिस्ट एंगल ए है सबसे छोटा है, उसके बाद क्या आएगा ए आएगा, देन उसके बाद क्या आएगा सर इसके बड़ा वाला एंगल, यानी जो मैंने समझाया ये होगा आपका 60 डिग्री वाला एंगल, ये हो जाएगा सर आपका 40 डिग्री वाला एंगल, और ये हो जाएगा सर आपका 80 डिग्री वाला एंगल। कैसे आएगा ये लिखना नहीं है, जस्ट मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से 80 60, ये आंसर में ही आएगा। निकलने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को 60 40 और 80 निकलेगा। बट कैसे मैंने इस एंगल को अरेंज किया है, मैंने वो आप लोगों को समझाने का कोशिश किया है कि अगर कोई एक एंगल ए होता है तो छोटा वाला एंगल क्या होगा ए माइनस डी, और बड़ा वाला क्या होगा इससे प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा ए, बीच का एंगल ए, और सबसे बड़ा एंगल ए। इज़ दैट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? आई होप क्लियर हो गया सर, अभी कहीं पे डाउट नहीं है। तो इसको सॉल्व करने से पहले ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगा, पहले तो ए का वैल्यू निकालूंगा। ए मत लिखना, समझाने के लिए मैंने ऊपर में लिखा था, ये सब मत लिखना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का मैं यूटिलाइज करूँगा। तो मैंने 3 एंगल को पकड़ा है, ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो लिखो यहाँ पे सर ए प्लस ए माइनस डी, और थर्ड एंगल क्या था सर प्लस आपका ए प्लस डी था, इक्वल टू कितना होगा सर, ट्राइंगल का 3 एंगल का वैल्यू होता है 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? हाँ सर क्लियर। देन ए के जगह पे ए लिखो, ए प्लस था वो लिखो, जो था निकालो, डी जैसा था उसको ऐसे लिखो, सिर्फ ब्रैकेट हटा देंगे, प्लस आ जाएगा ए एंड प्लस आ जाएगा डी, इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, इतना तक समझ में आया सर? अच्छा समझ में आया। किस लिए कर रहा हो, जस्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। पहले तो मुझे ए का वैल्यू निकालना होगा, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो डी का वैल्यू कैंसिल कर दो, प्लस डी था माइनस डी था, कैंसिल कर दो। अभी देखो ध्यान से क्या बच गया सर, 1 2 3 ए बच गया ना, तो लिखो यहाँ पे 3 ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अभी सॉल्व करो, ए का वैल्यू निकालना था, तो 180 को हम लोग अगर 3 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई में था ना, साइड चेंज करो तो डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करो, 3 1 3, 360 जाके आ जाएगा, ए का वैल्यू आ गया। तो मैंने निकाल दिया था पहले ही, तो ए का वैल्यू निकल के आ गया, तो ए हो गया आपका 60 डिग्री। अभी यहाँ पे डी का वैल्यू आप लोगों को पता है क्या सर? डी का वैल्यू तो नहीं पता है, तो कैसे निकालोगे? मैंने तो मुँह में बोल दिया कि आंसर क्या होगा, बट आपको मुँह में बोलने से तो एग्ज़ाम में नहीं चलेगा, आप लोगों को दिखाना पड़ेगा, राइट? तो कैसे करोगे? तो ध्यान से देखो, अगेन लिख लेना। क्या लिखना है सर? अगेन। किस लिए लिख रहे हैं सर? डी का वैल्यू निकालने के लिए। अभी क्वेश्चन में जो दे के रखा था उसी कंडीशन को यूटिलाइज करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा था सर? क्वेश्चन में हम लोगों को कहा था सेकेंड कंडीशन में द ग्रेटेस्ट एंगल, सबसे बड़ा वाला एंगल। सबसे बड़ा वाला एंगल कौन सा होगा सर? अभी तो आपने बताया ए प्लस डी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस डी। सबसे बड़ा वाला एंगल क्या था सर? इसका वैल्यू जो होगा बड़ा वाला एंगल का वैल्यू, वो सबसे छोटा वाला एंगल का 2 गुना होगा। यही तो क्वेश्चन में कह दिया ना उन्होंने, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। तो
तो लीस्ट वाला एंगल कौन सा था, मैंने पकड़ लिया था ए माइनस डी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा है उसी के हिसाब से हम लोग इक्वेशन एक बनाएंगे। ठीक है, बड़ा वाला इक्वेशन सबसे बड़ा वाला इक्वेशन सबसे छोटा वाला इक्वेशन का 2 गुण, यानी ए माइनस डी का 2 गुण बना लिया सर इक्वेशन। तब इसको सॉल्व करो ना, सॉल्व कर देते हैं आराम से। ए प्लस डी था, लिख दो। यहाँ पे देखो 2a हो जाएगा, यस सर 2a हो जाएगा, एंड 2 के साथ डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सर माइनस 2d आ जाएगा। आया? अभी सर क्या करना है, सेम चीज़ को करते हैं ना, एक साथ में लेके आते हैं हम लोग। ध्यान से देखो, इधर में a है, लेफ्ट हैंड साइड में a है, लिखो। राइट हैंड साइड में भी a है, साइड चेंज करने से माइनस 2a हो जाएगा। एंड राइट हैंड साइड में माइनस 2d था, लिखो। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस d था, साइड चेंज करेंगे तो सर माइनस d हो जाएगा। इज दैट ओके डियर स्टूडेंट्स? यस सर, इज दैट ओके फॉर अस? ओके। नाउ ध्यान से देखना, a माइनस 2a है, तो 2a से माइनस 2a से अगर a चला जाए तो क्या रह जाएगा सर? रह जाएगा सिर्फ माइनस a। सिमिलरली यहाँ पे माइनस 2d है और माइनस d है, माइनस माइनस में प्लस, बस साइन रहेगा माइनस, कितना बन जाएगा 2d और d मिलके दैट इज 3d। अभी देखो यहाँ पे माइनस है, कैंसिल करो, यहाँ पे भी माइनस है, कैंसिल कर दो, दोनों साइड में माइनस रहने से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो a का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है सर? a का वैल्यू, अभी ध्यान में देखो, मैंने a का वैल्यू निकाला था ना, यहाँ पे 60 डिग्री निकाला था कि नहीं? तो वही 60 डिग्री में क्या करूँगा सर, यहाँ पे बैठा दूंगा। ठीक है, बैठा दिया 60 डिग्री। देन बच गया क्या सर यहाँ पे 3d, और मुझे d का वैल्यू निकालना था। अभी क्या करोगे सर? अभी तो एकदम आसान लग रहा है सर, बहुत ईजी है। 60 डिग्री 3d के साथ मल्टीप्लाई में था, साइड चेंज करो, डिवाइड हो जाएगा। तो d का वैल्यू कितना निकल के आ गया सर? अभी स्ट्राइक करने से अगर हम लोग कैंसिल करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है 3 1 ज़ा 3, 3 20 ज़ा 60। तो d का वैल्यू सर हम लोगों को मिल रहा है कितना? 20 डिग्री। तो d का वैल्यू कितना निकल के आ गया सर? 20 डिग्री। अभी आप लोगों को आसान लग रहा है ना? तीनों एंगल का वैल्यू निकालना अभी आसान होगा? यस सर आसान होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पकड़ा था। देयरफॉर क्या लिखना है सर? देयरफॉर 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल विल बी। पहला वाला एंगल कितना पकड़ा था सर? ए का वैल्यू हम लोगों ने पकड़ा था 60, तो लिख लेते हैं 60 माइनस। सेकेंड वाला एंगल क्या होगा सर? ए माइनस डी पकड़े थे ना सर अपने, तो यहाँ पे लिखो ए माइनस डी, लिखा मैंने। डायरेक्ट लिखोगे इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए माइनस डी। चलो नीचे लिख देता हूँ, साइड में लिखने से भी कोई बात नहीं। ए माइनस डी, ए का वैल्यू कितना था सर? 60 था। डी का वैल्यू कितना था सर? आपको 20 था, तो माइनस करो, कितना आ जाएगा सर? 40 डिग्री आ रहा है ना। तो ए का वैल्यू निकला 60, सबसे छोटा वाला का आ गया 40 इसके बाद, एंड डी का सबसे बड़ा वाला एंगल को क्या पकड़ा थे हम लोगों ने? दिखाई नहीं दे रहा है शायद, राइट? ये चीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, 60 माइनस 20 क्यों किया मैंने? जो सेकेंड एंगल मैंने पकड़ा था ना यहाँ पे ए माइनस डी के लिए, उसके लिए। तो ए का वैल्यू कितना था मेरे यहाँ पे? 60 था, बैठा दिया। डी का वैल्यू मैंने निकाला था 20, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? सेकेंड सबसे छोटा वाला एंगल का वैल्यू 40 डिग्री आ गया। और सबसे बड़ा वाला एंगल के लिए क्या पकड़ा था सर? ए प्लस डी पकड़े थे ना आपने? ओके, तो ए प्लस डी लिखो इक्वल टू, ए के जगह में कितना बैठेगा सर? आपका 60 बैठेगा, बैठाओ। प्लस डी का वैल्यू कितना था सर? डी का वैल्यू था 20, तो बैठा दो 20। सॉल्व करने से कितना आ रहा है सर? 80 डिग्री। तो हो गया ना, तीनों एंगल का वैल्यू निकल के आ गया, राइट? दैट इज पहला वाला का होगा 60, बीच सबसे जो बीच में रहेगा सबसे छोटे वाला का हो गया 40, और सबसे बड़ा वाला का हो गया 80। और जो क्वेश्चन में कहा था कि बड़े वाला एंगल दैट इज ए प्लस डी जो था वो किसके 2 गुण होगा? बड़ा वाला एंगल छोटा वाला एंगल का 2 गुण होगा। तो छोटा वाला एंगल कौन सा है यहाँ पे? 40, और बड़ा वाला इसका 2 गुण यानी 80। तो दैट्स इट डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कम्प्लीटली। अगर कहीं पे डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर पूछ सकते हो कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, कि कौन सा चीज़ आप लोग नहीं समझे हो। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे पार्ट 5 में, और वहाँ पे आप लोगों को 19 या फिर 20 में करके दिखाऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग,
एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।